हेलो बच्चों, यदि आप भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो 20 नंबर के जो स्टार्टिंग के विकल्प आते हैं वो विकल्प हम सभी इसमें कवर कर लेंगे। 73 विकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपके 20 विकल्प इसी 73 विकल्प में से आ जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए जिससे कि आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकें। पहला विकल्प है शुक्ल युग की काल अवधि है, मतलब शुक्ल युग कब से कब तक चला था। 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1938 से 1947 तक। तो बेटा शुक्ल युग चला था 1919 से 1938 तक। मैं आपको बता देता हूँ, 1850 से 1900 तक चला था भारतेंदु युग। कौन सा भारतेंदु युग? 1900 से 1920 या 1919 तक चला था द्विवेदी युग। 1919 से 1938 तक चला था शुक्ल युग या छायावादी युग। दोनों की समयकाल एक ही है, शुक्ल युग या छायावादी युग। 1938 से 1947 तक जो चला था वो छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी वाला। अगला, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? बेटा हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास शुरू हुआ था वो आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ था। और आधुनिक काल कब से शुरू हुआ था? 1850 से। चाहे 1850 कह दें, 1843 कह दें, जैसा ऑप्शन में लिखा हो, वो आज तक चल रहा है। अब इसे आधुनिक काल को बेटा 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। 1850 से 1900 तक चला था भारतेंदु युग, 1900 से 1919 तक चला था द्विवेदी युग, 1919 से 1938 तक चला था छायावादी युग, इस तरह से। अगला, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसके कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के कौन है? विष्णु प्रभाकर। हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, यशपाल, प्रेमचंद्र, रामवृक्ष बैनुपुरी। तो कौन है बेटा? रामवृक्ष बैनुपुरी। भगवत शरण उपाय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूटा आम, ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप, दृष्टिकोण। तो भगवत शरण द्वारा कौन सा है बेटा? ठूटा आम। अगला, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। छायावादोत्तर युग के रामधारी सिंह दिनकर। कौन बेटा? रामधारी सिंह दिनकर। अध्यापक पूर्ण सिंह भारतेंदु युग के हैं। रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के हैं। डॉक्टर नगेंद्र, ये भी काय के हैं? भारतेंदु युग के। अगला, नील का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? नील का निर्माण फिर बेटा आत्मकथा विद्या की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की नील का निर्माण फिर आत्मकथा विद्या की रचना है। अगर किया जाता है नील का निर्माण फिर किसकी रचना है तो बेटा होती हरिवंश राय बच्चन की। अगला देखते हैं, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिए, आपके नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे 20 नंबर, क्योंकि बहुत ही छाट के हम विकल्प लेके आए हैं इसमें। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं कौन है बेटा? बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है बेटा? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा। गबन किसकी रचना है? ये तो सभी जानते हैं, गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का। किसका बेटा? मुंशी प्रेमचंद्र का। गबन, गोदान, रंगभूमि, ये सब। आधुनिक काल की समय अवधि है। देखो, आधुनिक काल हो, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास हो, ये सब 1843 से 1850 से वर्तमान तक चल रहा है। बाकी 1850 से 1900 तक ये भारतेंदु युग है जो आधुनिक काल का एक भाग है। अगला, अद्भुत अलाप के कवि हैं कौन है बेटा? अद्भुत अलाप के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरियोत, नागार्जुन। तो मैथिली शरण गुप्त ने। का वाला ऑप्शन। बहुत ही जानदार विकल्प हैं। आप ये 73 विकल्प देख लीजिए, इसमें 10 विकल्प जो स्टार्टिंग के आते हैं गद्य पद वाले वो होंगे, और 23 विकल्प जो इसमें होंगे बेटा जो रस चंद अलंकार वाले होते हैं वो होंगे। छायावाद के अस्थायी कवि थे। छायावाद के अस्थायी कवि कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे अस्थायी कवि। ये बहुत अच्छा विकल्प है। अगला है, मतीराम किस युग के लेखक हैं? तो मतीराम बेटा किस युग के लेखक हैं? रीतिकाल के। मतीराम है, भूषण है, बिहारी हैं, ये सब कहाँ के हैं बेटा? ये हैं रीतिकाल के। अगला विकल्प अब हम देखते हैं। अगला विकल्प, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं कौन है? भूषण। छत्रसाल दशक के कौन है बेटा? भूषण। अगला, निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? पद्माकर द्वारा कौन सी लिखी गई है? गंगा लहरी। कौन सी? गंगा लहरी। अगला है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। तीसरा सप्तक कब से प्रारंभ हुआ? ये जरा ध्यान से सुनना बेटा। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञा ने किया था। पहला तार सप्तक का प्रारंभ 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, यानी कि 1959 में। बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देव, भिखारी दास। तो यह है केशवदास। कौन सा? का वाला। अगला, रस मीमांसा के लेखक है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि ये हमारा रस मीमांसा के लेखक जीवन परिचय है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसमें हमने पढ़ा है। चिंतामणि, रस मीमांसा, ये मित्रता, ये सब किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, ये तो बेटा सभी जानते हैं। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। बाकी चिंतामणि, त्रिवेणी, विचार विधि, ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की हैं। किलकित कान्य घुटुर वनि आवत, इस पंक्ति के लेखक कौन है?
किलकित कान्य घुटरुंग वनी आवत। तुलसीदास, सूरदास, रसखान बिहारी। बेटा सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसमें जब श्री कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे हैं उस समय की पूरी दास्तां बताइए कि अब श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चलने लगे हैं, पूरी आंगन में खेलते हैं, द्वित उनके दांत दिखते हैं आगे के, तो सूरदास जी की पंक्तियां हैं बेटा ये। तो बहुत ही ज़्यादा जानदार इसके विकल्प हैं सभी जितने भी हम लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बेटा एंड तक देखिए। अगला है, वो धोखे से मैंने एक बार वैसा पेज उठा लिया था, 16 नंबर से थे, लेकिन 8 नंबर से मीन्स ये देखो 16 नंबर से मैंने पेज उठा लिया था, 7 के बाद 16 वाला पेज उठा लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम 8 वाला बात को कर लेते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। कौन है बेटा? बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? बाबू गुलाब राय। अगला, मेरा परिवार रेखा चित्र कृति है महादेवी वर्मा। ये तो हो गया महादेवी वर्मा की। अगला हम चलते हैं 24वां, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी बेटा किसकी रचना है? साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये सब किसकी? सूरदास जी की रचना है। किसकी है बेटा? सब ये सूरदास जी की रचना है। अगला, वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थित? वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है? किसके किनारे स्थित है? तो गंगाया कूले स्थित। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये माता के ऊपर कहा गया, आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद हैं। अगला, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी नहीं है? कुरुक्षेत्र। धर्मवीर भारती की, कुरुक्षेत्र नहीं है। यानी जानकी मंगल किसकी रचना है बेटा? तुलसीदास की। जानकी मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में, आपको जीवन परिचय आपने याद करा होगा। क्या लिखूं किसकी है? ये तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, ये आया ऑप्शन देखो, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। अगला, हमारे 30 हो गए, 31वां देखते हैं। 31वां क्या है बेटा? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है भगवत शरण उपाध्याय, भगवत चरण वर्मा, सॉरी भगवती चरण वर्मा। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, विकल्प काखा का दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो यह है विकल्प काखा दोनों। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? सूरज का सातवां घोड़ा जो धर्मवीर भारती की है, किसकी है बेटा? उपन्यास है। आधुनिक काल कह दे, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कह दे, वो सब 1843 से अब तक है। त्यागपत्र किस विद्या की रचना है? त्यागपत्र है बेटा उपन्यास विद्या की। किसकी? उपन्यास विद्या की। रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान है भक्ति काल के सगुण भक्ति विशाखा के कवि। अगला है, छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के कौन है बेटा? रामकुमार वर्मा हैं। भारतेंदु हरीश चंद्र काय के हैं? भारतेंदु हरीश चंद्र भारतेंदु युग के। द्विवेदी युग की काल अवधि है 1900 से 1918 तक। 1850 से 1900 तक किसकी है बेटा? ये है भारतेंदु युग की। और 1918 से 1936 तक छायावादी या शुक्ल युग की होती है ये, ठीक है, छायावादी या शुक्ल युग की। अगला, अद्भुत अलाप के कवि हैं। अद्भुत अलाप के कौन है बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। विप्ति वटाबन बिंदु बाहु बिनु करु भरोसा, यानी इसमें कौन सा रस है बेटा? विप्ति वटाबन, रस 2 हैं सिर्फ, हास्य रस, करुण रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक। अब विप्ति शब्द आ गया, हास्य रस का मतलब हंसी का कोई शब्द होगा, शोक मतलब करुण रस का मतलब गम का कोई शोक होगा, गम का कोई शब्द होगा। विप्ति मतलब विपत्ति आना, यानी कि ये लाजमी बात है, विप्ति आ जाए, दुख आ जाए, शोक आ जाए, ये सब काय के होते हैं बेटा? दुख वाले होते हैं, तो करुण रस। उत्तर में हास्य रस या करुण रस ही होगा, बाकी दोनों तो उत्तर ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में हास्य रस और करुण रस है, इसलिए। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार एवं निबंधकार कौन है? कि तो आप जानते हैं अच्छे से, रामचंद्र शुक्ल हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर। अगला, निम्न में से नाटक विद्या के लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जो भारतेंदु युग के हैं। कृति कंकाल के कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद जो है कंकाल के रचनाकार हैं। बेटा हमने 45 कर ली, थोड़ी सी देर में, ज़्यादा टाइम को हम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी जल्दी सब कर लेंगे और आपके बिल्कुल 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 से अब तक। वास्तविक इतिहास और आधुनिक कालों बात एक ही है। देखो आधुनिक काल के नाम से आ गया, तो 1850 नहीं दिया इसमें, 1843 दिया, तो 1843 से लिख देंगे। रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों के नाम घनानंद बोधा अकबर दोनों हैं, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आंगन के पाठद्वार किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है बेटा? आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो ये 50 विकल्प हमने जो करे हैं वो करे हैं बेटा हिंदी गद्य और पद के। अब जो बाद के विकल्प आते हैं 23 विकल्प हम वो करेंगे, जल्द ही कर लेंगे, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और डिटेल में करेंगे एकदम। आप ध्यान से देखना, हो सकता है थोड़ा राइटिंग गड़बड़ लिखा हुआ हो, लेकिन आप देखना डिटेल से बस। पहला, जता पंख बिनु अति दीना में कौन सा रस है? रस बेटा मैंने बताया था हास्य रस या करुण रस। अब पंख बितु दीना, दीन किसी मतलब दीना आ रहा है, किसी पे तरस आ रहा है,
तो कौन सा रस होगा? करुण रस। उत्तर में हास्य या करुण ही होगा, वीर और शांत तो हो ही नहीं सकता। करुण रस का स्थायी भाव है बेटा। अगला करुण रस का स्थायी भाव क्या आप जानते हैं अच्छे से, शोक। हंसी हंसी बाजे देखी दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी आवे हिमाचल के ओछा में। निम्नलिखित में कौन सा रस है? हंसी हंसी शब्द आ गया तो हंसी हो गया। अगला हरी जन्नी में बालक तेरा में कौन सा समास है? बेटा उपमा अलंकार कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार जब होता है जब सा सी से शब्द आ जाते हैं। कौन से शब्द आ जाते हैं? सा सी से। उत्प्रेक्ष अलंकार मनु मानो जनु जानो आदि शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्ष अलंकार। और इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो रूपक अलंकार। और तीन ही हमारे सिलेबस में, चौथा है ही नहीं। चौथे को तो देखते ही काट दो फौरन, ये तो फौरन काट दो क्योंकि ये है ही नहीं सिलेबस में। हरी जन्नी में बालक तेरा, सा सी से शब्द नहीं आए, मनु मानो जनु जानू नहीं आए, तो उत्तर कौन सा हो गया? रूपक अलंकार। समझ में आई बात? हरि मुख मनहु मयंक, हरि मुख मनहु शब्द आ गया, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु ये शब्द आ जाते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहीं कहीं बिखर गई वे भग्य विजय माला सी, माला सी आ गया, सी आते ही बेटा क्या हो जाता है? उपमा अलंकार। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमण यहाँ, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद्ध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा? देखो ध्यान से सुनना, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो अलंकार वो हैं छंद, पहला रोला छंद, दूसरा सोरठा छंद। अब रोला छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, सोरठा छंद के सॉरी। और रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। हमें ये पहचानना है कि ये छंद कौन सा है। इसके लिए अगर आखिर के कोमा लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर इसका पहला वाला देखेंगे, इस पर कोई मात्रा नहीं है, कोई डंडा नहीं है, अकेला जब अक्षर लिखा होता है तो एक मात्रा मानी जाती है। ला पे एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, ये आ जाते हैं तो दो मात्राओं को ऐस कहा जाता है। और अगर छोटी ई की मात्रा हो, छोटे ओ की मात्रा हो तो एक मात्रा मानी जाती है। अब यहाँ पर ऐसा ही बन गया, जब ऐसा ही बन जाता है आखिर में कोमे से पहले तो समझ लो वो सोरठा छंद होता है। और सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? 11-11 मात्राएं होती हैं। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। हमें कोई मतलब नहीं, हम आएंगे यहाँ पर कोमा से पहले, कोमा से पहले आएंगे। रा पे बेटा अकेला है, इस पर कोई मात्रा नहीं, कोई डंडा नहीं तो एक मात्रा। हा अकेला है, कोई मात्रा नहीं, कोई डंडा नहीं तो एक मात्रा। ऐसा ही नहीं बिना, इसका मतलब रोला छंद हो गया। और रोला छंद पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा बेटा। दोहा और सोरठ कुंडलिया तो वैसे ही गलत हो गया। सोरठा और रोला में से एक होगा। सोरठा कब होता है? ऐसा ही बनता है, नहीं तो रोला। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में मिश्र वाक्य, मिश्र मतलब होता है मिश्रित हो जाना। अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, और तथा या जबकि से जो जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। बच्चे दूध पीकर सो गए, डायरेक्ट जो वाक्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अध्यापक के सामने सब शांत रहता है, ये भी सरल वाक्य हो गया। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, जो झूठ बोलते हैं बेटा उन पर विश्वास मत करो, यही ऑप्शन सही हो जाएगा मिश्र वाक्य में। अगला, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। ये तो देखो सीधा बिल्कुल लिखा पड़ा, कोई ना जब जबकि किसी से जुड़ा हुआ है, ना डबल सेंटेंस आ रहा है। सिंगल सेंटेंस जब आ जाता है, सिंगल वाक्य आ जाता है, सरल वाक्य। वे रिश्ता बनाकर तोड़ते नहीं थे, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। वे रिश्ता बनाते थे इसलिए तोड़ते नहीं थे, रिश्ता बनाते थे वे तभी तो तोड़ते नहीं थे। यदि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। कौन सा वाक्य बेटा? और से जुड़ा पड़ा है, देखो और से, जब और से जुड़ा हुआ है, तथा से जुड़ा हुआ है तो संयुक्त वाक्य होता है। वर्षा होती तो अन्न उपजाता, किसान सोच रहा है वर्षा होती है यानी संकेत दे रहा, अगर वर्षा होती तो अन्न उपजाता यानी संकेतवाचक हो गया। अगला, वह कब लौटेगा, वह कब लौटेगा बेटा प्रश्नवाचक हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आ गया। कब, कौन, कहाँ, कैसे ये शब्द आ जाता है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। उसके बाद अगला चलते हैं। अभ्यागत में उपसर्ग है, कभी भी आधा अक्षर लिखा हुआ आ जाए तो उसके पीछे छोटी की मात्रा लगा के वो उपसर्ग हो जाता है। अब यानी अभी, इसका मतलब सी ऑप्शन। सुदर्शन में उपसर्ग है बेटा, सु वाला पहला ही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा? परिपूर्ण। अगला, सुख दुख में समास है बेटा, एक दूसरे का उल्टा है, विलोम शब्द होता है तो कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व समास। तिरंगा में समास है, तिरंगा में कौन सा समास है? जहाँ पर बेटा संख्यावाचक शब्द आ जाता है वहाँ द्विगु समास होता है। मछली का पर्यायवाची है, मछली का क्या है? मीन है। सुहाग शब्द का तत्सम रूप है, क्या है बेटा? सुहाग शब्द का सौभाग्य।
अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? बेटा बच्चा अंबर देखते ही बादल लगा देता है फौरन, लेकिन दोनों एक के होना चाहिए तो वो कपड़ा आ गए हैं, अंबर और वसन। अगर अंबर और आसमान हो जाता तब बादल के होते। युष्मादि रूप है युष्मस शब्द का कौन सा? तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो इस तरह से हमने ये सभी विकल्प किए। इसमें से आपको 20 नंबर के विकल्प मिल जाएंगे। कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको हिंदी के कौन से टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है।